बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमने एक उसका सब आर्टिकल डिस्कस करना है, नाम है जिसका रिटार्डेड पोटेंशियल। अब रिटार्डेड पोटेंशियल क्या है, इसको जानने से पहले हम रिटार्डेड टाइम की बात करते हैं। रिटार्डेड का मतलब यहाँ पर यह है डिले होना, कम होना, यानी डिफरेंस आ जाना। इसके लिए हम रिटार्डेड का मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिटार्डेड टाइम के बारे में कि हमारे पास रिटार्डेड टाइम क्या है। अब ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सा है, तवज्जो से समझिएगा। हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम नाम दे देते हैं एक सोर्स का। इस जगह पर हम मौजूद हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जर्वर का। सोर्स और ऑब्जर्वर के जो दरमियान डिस्टेंस है उसे हम कोई एक डिस्टेंस से हम x कह देते हैं। अब ये जो सोर्स है ये इस वक्त मूविंग पोजीशन में है, या फॉर एग्जांपल हम ये लेट करते हैं कि ये इस वक्त स्टैटिक पोजीशन में है। अब यहां से कोई साउंड पैदा होती है। अब जिस टाइम में साउंड पैदा होगी हम फौरन उसी टाइम में वो साउंड नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि साउंड जो है उसने कुछ टाइम के साथ ये डिस्टेंस कवर करके इस ऑब्जर्वर तक पहुंचना है। तो वो जो हमारे पास टाइम का फर्क आ गया है, जिस वक्त सोर्स ने कोई साउंड पैदा की और जब हमने वो साउंड को ऑब्जर्व किया या उस साउंड को सुना, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम नाम देते हैं रिटार्डेड टाइम का। ये उस वक्त बात करते हैं जब हम स्टैटिक की बात कर रहे हों। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं और ग्रिफिथ की बुक जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, जिसका एडिशन नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की जाती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग चार्जेस से पैदा होती है। अब ऑसिलेटिंग चार्जेस से पैदा होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस से पैदा होती है। तो मतलब ये जो सोर्स है ये एक जगह पर नहीं होगा। तो इसको हम इस अंदाज से समझते हैं कि जब ये सोर्स ने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की और हमने उसको ऑब्जर्व किया। जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की वो इस वक्त इस पोजीशन ए पर था, लेकिन जब ये वेव हमें मिली है उस वक्त वो ए पोजीशन पर नहीं बल्कि पोजीशन बी पर पहुंच चुका था। अब हमें वो ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे उसने बी से हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड की है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। उसने हम तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड की है वो ए से सेंड की है। तो इसका मतलब जब जिस्म ए पर था उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हुई, लेकिन हमें जब मिली उस वक्त ये जिस्म बी पर पहुंच चुका था। तो इससे ये मतलब हुआ कि जिस्म ने ए से बी तक भी कोई फासला कवर किया, और जब हमें ये मिला तो हमें ये फील होगा कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो डिस्टेंस किया कवर वो जी किया है। हालांकि जब वेव पैदा हुई थी तो उस वक्त वो ए से पैदा हुई, लेकिन जब हमें मिली तो फील ऐसा होगा जैसे वो बी से पैदा हो रही है। तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा उस टाइम के डिफरेंस को हम नाम देते हैं रिटार्डेड टाइम। ऐसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल में हम रिटार्डेड टाइम को डिस्कस करते हैं, रिटार्डेड टाइम के हिसाब से हम पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, उस पोटेंशियल को नाम दिया जाता है रिटार्डेड पोटेंशियल। अब इसको हमने कैलकुलेट भी करना है और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी करना है कि रिटार्डेड पोटेंशियल जो है वो भी हमें एक वेव बना के देता है। अगर रिटार्डेड पोटेंशियल हमें वेव इक्वेशन बना के दे दे तो इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक के लिए पोटेंशियल और एक्सेलरेटिंग के लिए जो पोटेंशियल है
वो बिल्कुल इक्वेशंस जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। तो ये मेरे पास बुक है, इसको मैंने कॉपी करवा के रखा है, तो इससे मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो मैं इसको अपने नोट्स से आपको ये टॉपिक जो है वो कवर करवाऊंगा। बहुत आसान आर्टिकल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो वजह से समझिएगा। अब देखिए हमारे पास रिटार्डेड पोटेंशियल जो है, इसको समझने के लिए हम जनरल पोटेंशियल की बात करते हैं। अब जनरल पोटेंशियल तभी आएगा जब हमें पॉइजन इक्वेशंस का पता होगा। तो पॉइजन इक्वेशन जो है हम दो तरह की यहाँ पर लिखेंगे। एक हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए, और दूसरी हमारे पास पॉइजन इक्वेशन है मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए। तो ये हमने पॉइजन इक्वेशन लिख ली इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए, और ये मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल के लिए। अब जब इनको सॉल्व किया जाता है, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 में इसका किया जाता है। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने जिस इसके सॉल्यूशन को ही फोकस करना है। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इनका ये सॉल्यूशन आ जाता है। अब ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक पोजीशन के लिए है, तो जब ये स्टैटिक पोजीशन में है तो उस वक्त देखिए ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हम उसको टाइम को उस वक्त जो है एलिमिनेट कर देते हैं, हम टाइम के फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, और सिर्फ हमारे पास जो पोटेंशियल होता है मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल आ जाए या इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल आ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर या पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो यही बात यहां पर मेंशन की है। दिस सॉल्यूशन इज वैलिड व्हेन वी से दैट दिस स्टैटिक सोर्स एंड हैविंग टाइम इंटीग्रल डेल्टा टी फिक्स, और जब टाइम हमने फिक्स कर दिया होता है उस वक्त हम इस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं। व्हेन सोर्स इज नॉट स्टैटिक देन देयर मस्ट बी सम टाइम डिफरेंस। अगर सोर्स स्टैटिक नहीं होगा तो लाजमी तौर पे उसमें क्या है, कुछ ना कुछ टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्स इज स्टैटिक देन द सॉल्यूशन नॉट डिपेंड ऑन टाइम। जब हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास सोर्स है वो स्टैटिक है, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन है पोटेंशियल का वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब सोर्स स्टैटिक नहीं होगा, मूव कर रहा होगा किसी एक्सेलरेशन के साथ या वैसे ही पोजीशन चेंज कर रहा हो, दिस सॉल्यूशन विल चेंज एंड मस्ट बी डिपेंड ऑन टाइम। तो उस वक्त सॉल्यूशन क्या करेगा, टाइम पर लाजमी तौर पे डिपेंड करेगा। अब देखें यहां पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और ये फील्ड पॉइंट है। फील्ड पॉइंट मतलब ये है कि जब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा की, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फील्ड पॉइंट पर पहुंच गया, तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रिसीव हुई है। तो ये इसका मतलब है। अब देखें ऑब्जर्वर से लेके जो सोर्स तक का फासला है वो है आर प्राइम। ये नोटेशंस आर, ये आर, ये नोटेशन बुक की यूज की गई हैं, तो इनको हम ऐसे ही मानेंगे, इनको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। अब देखें हमारे पास जो ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो है आर प्राइम। सोर्स जब वेव पैदा करेगा और जब हमें रिसीव होगी उस वक्त वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा आर, उसको हम इस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव होती फील होगी, उस वक्त जो डिस्टेंस कवर होगा वो है आर। तो जब इसको हम वेक्टोरिकली देखते हैं तो हमारे पास ये एक रिलेशन आता है, आर, ये आर इज इक्वल टू आर प्राइम प्लस ये आर। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हमने ये आर निकालना हो तो हम ये आर जो है इस तरफ जाके माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आर आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूज ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। अगर नॉन स्टैटिक केस आ जाए, यानी वो स्टैटिक ना हो, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टैटिक सोर्स से नहीं बल्कि मूविंग सोर्स से पैदा होती है, नॉन स्टैटिक केस हो, वी फील सम रिटार्डेड टाइम, तो हमें टाइम का डिफरेंस मिलता है। मैसेज लेफ्ट, मैसेज मस्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस आर। यहां से जब मैसेज छोड़ा जाता है, हमें रिसीव होना है, तब होगा जब वो मैसेज खुद ये फासला कवर कर चुका होगा, क्योंकि डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया है
इस दौरान जो टाइम का डिले आ गया है उसे हम रिटार्डेड टाइम का नाम दे देंगे। तो हम जानते हैं रिटार्डेड टाइम जो है वो हमारे पास अगर टाइम निकालना हो डिस्टेंस और स्पीड से, तो टाइम जो है डिस्टेंस और स्पीड से हम जानते हैं v इज इक्वल टू s ओवर टी। तो अगर हमने t निकालना हो तो ये आ जाएगा s ओवर v। अब v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है और s यहाँ पर ये r है, तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा जो डिफरेंस क्रिएट करेगा टोटल टाइम के अंदर। तो ये हमारे पास जो रिटार्डेड टाइम आएगा t माइनस t1, इसको मैंने t1 कह दिया, तो t माइनस t1, सो रिटार्डेड टाइम t माइनस r ओवर c आ जाएगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा मेथड, इसको हम डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। ये देखें r प्राइम आपके पास, हम क्या करते हैं r प्राइम को इधर ले जाते हैं, ये r इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास r प्राइम इज इक्वल टू r ओवर c माइनस r ओवर c आ जाएगा। अब इसमें ज़रा गौर करें, हम दोनों तरफ अपनी तरफ से c से डिवाइड कर देते हैं। जब c से डिवाइड करेंगे ये r प्राइम ओवर c, क्योंकि हमें तो इसी फासले पे मिलना है ना सिग्नल ने, तो इसलिए हम इसको रिटार्डेड टाइम कहेंगे। और ये एक्चुअल टाइम t आ गया माइनस r ओवर c, ये डिले होके आएगा क्योंकि हमें ऐसा फील होगा जैसे यहाँ से सिग्नल आ रहा है, इवन कि हमें यहाँ से आ रहा होगा। तो इसलिए ये जो फ़र्क है उसे हम रिटार्डेड का नाम दे देंगे। ये पूरा हमारे पास रिटार्डेड टाइम आ जाएगा। तो जब रिटार्डेड टाइम आ जाएगा उस वक्त हमारे पास जो पोटेंशियल होगा पाइजन इक्वेशंस के अंदर, स्केलर पोटेंशियल या मैग्नेटोस्टैटिक वेक्टर पोटेंशियल, इनका जो सोल्यूशन है वो ये नहीं होगा बल्कि साथ इनमें रिटार्डेड टाइम भी इंक्लूड हो जाएगा। तो उस वक्त हमारे पास सोल्यूशन इसका कुछ ये बन के आ जाएगा, VRT 1/4πε0। ये चार्ज डेंसिटी को मेंशन करता है और ये इस तरह से टाइम के डिपेंडेंट आ जाएगी। ये देखिए, इज चार्ज डेंसिटी एंड पॉइंट r प्राइम एट द रिटार्डेड टाइम, और RT जो है यहाँ पर रिटार्डेड टाइम है। पोटेंशियल इज इवेल्युएटेड एट रिटार्डेड टाइम, सो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो रिटार्डेड टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है उसे हम किसका नाम देते हैं, रिटार्डेड पोटेंशियल का नाम देते हैं। रिटार्डेड पोटेंशियल जो होता है, ये याद रखनी है बात आपने, ये लॉरेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जितने भी लॉरेंस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल, उससे वेव इक्वेशन का बनना ज़रूरी होता है। अब हमने यही देखना है कि क्या इससे मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक्यूरेट है या नहीं। ये एक्यूरेट तभी माना जाएगा अगर इससे हम वेव इक्वेशन बना लेंगे। तो अब चलते हैं वेव इक्वेशन की तरफ और ये प्रूव करना है कि वाकई ही ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या कर चाहते हैं, ये देखें, नो वी वांट टू कैलकुलेट द लैप्लासियन ऑफ VRT, यानी जो अभी हमने रिटार्डेड टाइम के लिए जो सोल्यूशन बनाया है उसको हमने लैप्लासियन कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेल स्क्वायर V जो है हमारे पास, ये हमारे पास डेल स्क्वायर V आता है, इस वजह से हम इसको लैप्लासियन कहेंगे, क्योंकि यही हमारे पास जनरल इक्वेशन है, पाइजन इक्वेशन। हम यही फाइंड करेंगे और इससे इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास and want to check that it can be converted into homogeneous wave equation, और हमने ये देखना है कि वाकई ही वो इन homogeneous wave equation में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इस पर्पस के लिए हमारे पास जो v की वैल्यू है वो ये है 1/4πε0 रो, और ये हमारे पास आ गया जी r कौन सा है, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो ये r हम यहाँ पर ये वाला r इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, हमने डेल स्क्वायर ऑपरेट करना है तो हम यहाँ पे पहले डेल अप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे, तो दोनों साइडों पे डेल अप्लाई 1/4πε0 जो k के बराबर है, तो इसकी जगह मैं सिंपल k लिख देता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। तो इसकी जगह हमने k लिख दिया, ये वाला। अब जब डेल अप्लाई करना है तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये और एक 1/r, एक ये और एक 1/r। अब डेल अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड के डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी एक छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लेना है आपने। तो जब हम ये डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब ये बातें जो हैं चैप्टर नंबर 1 की है, यहाँ पर हमने ये सिर्फ ये बातें याद करनी है, इनको प्रूव नहीं हमने यहाँ पे करना। इन बातों को आप याद कीजिएगा। डेल रो जो है ये बराबर है -1/c रो डॉट डेल r। रो डॉट का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ
चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रो डॉट का ये मतलब है, और डेल आर इसका मतलब आर यूनिट वेक्टर है, और हमारे पास जो डेल 1/r है इसका मतलब माइनस आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर जहां जहां ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वहां वहां आप ये रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे आपके पास कोई इस तरह से ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो चेक कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, यहां पर अब हमने अगेन इसका क्या ले लेना है, डाइवर्जेंस ले लेना है। जब हम इसको डेल से अप्लाई करेंगे तो ये डेल स्क्वायर आ जाएगा, और ये के, और इधर भी आपके पास देखिए यहाँ पर 2 फंक्शन है और 2 फंक्शन ही यहाँ पर है, तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल अलग अलग अप्लाई होगा। तो ये डेल इसके साथ भी आ गया और डेल इसके साथ भी आ गया। अब दोनों में यही जो प्रोडक्ट रूल हमने ऊपर लगाया है वो हम यहाँ पर दोबारा अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम ये अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस चूंकि हमारे पास ये दूसरा फंक्शन है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बातें आपने याद रखनी है, ये भी चैप्टर नंबर 1 से बातें ली गई हैं, तो इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। देखिए डेल्टा जब हम लेते हैं किसका, रो डॉट का, तो वो किसके बराबर है, -1/c डबल डॉट रो का, और डेल आर यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और ये डेल डॉट आर यूनिट वेक्टर और आर ये किसके बराबर है, 1/r², और डेल डॉट आर यूनिट वेक्टर r² ये किसके बराबर है, 4π, और ये क्रॉनिक डेल्टा फंक्शन है यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है होल सरफेस के होल वॉल्यूम को। ये पूरे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्रॉनिक डेल्टा इस्तेमाल किया जाता है। और ये k = r = 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 है, जब ये डिफरेंस होगा 1 के अलावा कुछ होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हमने क्रॉनिक डेल्टा आर रो क्यूब जो है वो मेंशन कर दिया यहाँ पर। अब ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में जहां जहां ये इस्तेमाल हो रही हैं अब वहां पे पुट कर दें। तो जैसे हम पुट करेंगे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब आर यूनिट वेक्टर डॉट आर यूनिट वेक्टर, तो ये 1 के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 × 1 तो ये 1 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आफ्टर कैंसलेशन ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाता है। वीडियो को पॉज करके आप सब्स्टिट्यूशन चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, ये के को अंदर ऑपरेट करेंगे, ये टर्म जो है इनको सेपरेट करेंगे। तो जैसे ही हमने इनको सेपरेट किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, डॉट का मतलब तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल टी स्क्वायर, और ये रो ओवर आर आ गया, और ये टी जो है जो रिटार्डेड पोटेंशियल था उसके लिए वजह से आ गया, -4π, और ये के आ गया, और ये वैसे। अब ये पूरा जो है ये पूरा कहलाता है रो। के की वैल्यू 1/4π एप्सिलॉन आर, 4π से 4π कैंसिल, 1/ε0 बच जाएगा। 1/c² जो है ये याद रखना है, 1/c² बराबर है μ0ε0। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं μ0ε0, और ये रो ओवर आर dt, और ये के आपके पास, और के की वैल्यू हम वापस पुट कर सकते हैं। और के की वैल्यू जब वापस पुट करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 है। अगर हम पुट करें तो हमारे पास इसके बाद ये वाली पूरी वैल्यू जो है ये वाली ये v के बराबर आ जाती है। तो ये हमारे पास v आ गया, यहाँ पे हमने v पुट कर दिया, -1/ε0, और ये वाली जो वैल्यू है पूरी ये चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जगह हमने सिंपल रो लिख दिया, तो ये रो आ गया। अब ये फैक्टर इस तरफ चला जाए तो ये हमारे पास देखिए ये एक इक्वेशन आ गई, कौन सी, इनहोमोजीनियस वेव इक्वेशन। तो ये हमारे पास इनहोमोजीनियस वेव इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर पोटेंशियल के लिए। सिमिलरली अगर हम ये सारी कैलकुलेशन करना चाहें एडवांस टाइम के लिए तो उसको हम एडवांस पोटेंशियल का नाम देंगे, लेकिन कैजुअलिटी प्रिंसिपल जो है वो मना करता है एडवांस टाइम से। एडवांस टाइम का मतलब क्या है, एडवांस टाइम का मतलब ये है यहां पर सोर्स है, वो कोई बात कहना चाहता है, अभी उसने वो बात कही नहीं है लेकिन वो हमने सुन ली है,
एडवांस टाइम का ये मतलब है उसके काम करने से पहले हम वो बात मान लें, हम वो बात सुन लें, हम तक वो पहुंच जाए, वो सिग्नल अभी उसने जनरेट नहीं किया, वो हम तक पहुंच गया, तो ऐसा फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैथमेटिकली जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त जो टाइम होता है वो टी ए एडवांस टाइम होता है, उसे हम टी प्लस आर ओवर सी का नाम देते हैं। डिफरेंस में माइनस आया था क्योंकि टाइम रिड्यूस होके आता है तो रिटार्डेड बन जाता है, लेकिन जब एडवांस टाइम की बात करते हैं तो साथ में प्लस आ जाता है तो आर ओवर सी आता है। लेकिन जब हम ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैथमेटिकली तो ये ट्रू माना जाएगा, लेकिन जब फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी किसी किस्म की फिजिकली सिग्निफिकेंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने देखा कि जो रिटार्डेड पोटेंशियल है जिसमें टाइम का डिफरेंस आता है वो तो एग्जिस्ट करता है, एडवांस जो है मैथमेटिकली तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिटार्डेड पोटेंशियल